नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होते होते बीजेपी के सर्वनाश के संकेत आ गए हैं और हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि अगर सर्वनाश के संकेत हैं तो इस सर्वनाश में अगर हमें भी कहीं आहुति देनी होगी, कहीं हवन करना होगा, हवन का ही मामला है तो हम भी हवन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक घटना ने संघ और भाजपा के चेहरे का वो नकाब उतार दिया है जो नकाब पहनकर ये गांव-गांव में जाकर झांसा देते हैं। गांव-गांव में दलितों को लुभाते हैं। 5 किलो राशन चाहिए इस देश के दलितों को या सम्मान चाहिए, ये सवाल आज इस देश के दलितों से है मेरा। उन दलितों से नहीं है जो भाजपा के दफ्तरों में बैठकर या मोदी और शाह और मोदी की कंपनी के साथ खड़े होकर के सारे सुख भोग रहे हैं। मेरा सवाल उन दलितों से है जो आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लड़ाई, समानता की लड़ाई के लिए बाबा साहब के रास्ते पर बढ़ने के लिए तैयार है। उन दलितों से मेरा सवाल है, क्या आप उस पार्टी के साथ, उस इकोसिस्टम के साथ, उस विचारधारा के साथ चलने के लिए तैयार हो जो आपके पांव रखी हुई जगह को धुल दे? क्योंकि आपके स्पर्श मात्र से धरती अपवित्र हो गई है। अगर ऐसे धरती पवित्र हो जाए तो इस भारत भूमि से 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को ही हटाना पड़ जाएगा। 30 करोड़ से ज्यादा। आज 30 करोड़ लोग मोदी के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं होंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। मोदी के अंधभक्तों ने, मोदी के चेलों ने एक ऐसा कृत्य कर दिया है, उसे आप भयंकर गलती कह सकते हैं। हालांकि गलती नहीं है, वो जानबूझकर किया गया कृत्य है। वो इनके दिमाग का असली सच है, इनके दिमाग का एक्सरे है वो, इन मनुवादियों का असली सच है वो। ये गलती बीजेपी का सर्वनाश तय कर दी है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इस देश के मेरे भाइयों को लगता है कि नहीं लगता है, वो बताएं। हेमंत भाई को ले आओ, हम फिर खबर आपको दिखाएं। स्वागत है हेमंत भाई। हेडलाइन पर लाइए, सीधा हेडलाइन पर ले आओ। रैली के बाद रामलीला मैदान के शुद्धिकरण पर भड़के खड़गे, राज्यसभा में बोले मेरा अपमान हुआ। अब देखिए, यहां पर अगर नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर होती तो आज तक के संपादक को चोट पहुंचती। वो लिखता कि बहुत गलत हुआ, विवादित बयान है, गलत कृत्य है। यहां पे भड़के खड़गे, अरे ये काम जूता उठाने लायक है। जूता हर जगह सबर ओबर नहीं हो सकता है और न हो पाएगा। ये जो मन करेगा करेंगे सब मनुवादी। आप बताओ, 86 साल का राजनेता, 6 दशक का जिसका राजनीतिक जीवन है, सिर्फ इसलिए आप उस धरती धुल दे रहे हो जहां पर उसने कदम रखा है क्योंकि वो दलित है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं लिखा नहीं हूं लेकिन फिर कार्यक्रम करूंगा और लिखूंगा उसमें, नरेंद्र मोदी के देश से माफी मांगनी चाहिए। ये तो बहुत सॉफ्ट लोग हैं, खड़गे जैसे लोग, जिन्होंने डिमांड नहीं की। नरेंद्र मोदी की तरफ आंख उठा तो कहते हैं मेरी मां को गाली दे दी, माफी मांगे, पूरा देश माफी मांगे। ये 86 साल के बुजुर्ग के कदम रखने पर धरती धुलवा दे रहे हैं सब, माफी ये नहीं मांगेंगे। इनको नाक ऐसे बंद करके और डुबकी मार मार के माफी मांगनी चाहिए और खड़गे के पैर छू करके माफी मांगनी चाहिए। खड़गे उम्र में भी पड़े हैं, पैर छू के माफी मांगो खड़गे का। बहुत लग रहा होगा, मेरी बात तो यहां पर लग रही होगी ना मनुवादियों के सीने पर, नस्तर जैसे चुभ रही होगी। एक दलित से कैसे माफी मांग लेंगे? दलित तो 100 साल का हो जाए, क्या फर्क है? उसे तो 5 साल के भी बच्चे से अगर वो किसी खास कुल में, जाति में जन्मा है तो उसके सामने झुकना पड़ेगा। 100 साल का हो जाए तो क्या फर्क है? दलित तो दलित। ये सामाजिक समानता की बात नहीं करते संगी, समरसता की बात करते हैं। नहीं जाऊंगा, नहीं बहुत डिटेल इनका, तो समानता और समरसता पर बहुत मैंने किया है रिसर्च।
ये समरसता से बड़ा धोखा इस संसार में कोई शब्द ही नहीं है। समरसता को हिंदी शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। ये समानता की बात कभी नहीं करते संघी। आप जाइए, संघियों का आप लिटरेचर निकाल लीजिए, कभी संघी समानता शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, कहता है समरसता। मतलब तुम दलित हो, दलित ही बने रहो। बस ये है कि हम मनुवादियों के सामने झुक के मिलजुल के रहो। हम जहां पे पैलगी करना हो पैलगी कर लो, पालगी पैर छू लो। समरसता और समानता कोशिश मत करना। समरसता समानता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। मैं चलिए आता हूं विषय पे, नहीं तो क्योंकि इस विषय पे थोड़ा मेरा निजी रूप से बहुत उद्गार बाहर आने लगते हैं, तो मैं रोकूंगा अपने आप को। जरा संसद के भीतर खड़गे साहब ने इस बात को उठा दिया राज्यसभा में, वो क्लिप सुनवा दीजिए। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond. Yes. सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। सर, मैं मैं सिर्फ नड्डा साहब के नाम नहीं बोल रहा, नड्डा साहब की बात नहीं है। मैं नड्डा साहब और किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। अगर वहां पर रजिस्टर करो, अरेस्ट करो, पुलिस स्टेशन में, यही मेरी मांग है। ये हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में जो हुआ है ना, उससे कम संसद में नहीं हुआ है, राज्यसभा में। वहां पर शुद्धि करोगे, वहां पांव नहीं रखने दोगे और यहाँ जुबान नहीं खोलने दोगे, यहाँ बोलने नहीं दे रहे हैं सब। यहाँ पर कौन प्रमाण? नड्डा ने क्या बोला? बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। एक तो डिसोन करने में इनसे बड़ा मास्टर कोई नहीं है। ये किसी डिसोन कर सकते हैं, ये फंस जाए, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो मैं आपत्तिजनक बोल दूंगा, नहीं तो ये किसी डिसोन कर सकते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। मतलब जिसे डिसोन नहीं कर सकता, बायोलॉजिकली जिसे डिसोन नहीं किया जा सकता, ये सब उसे भी डिसोन कर सकते हैं। जिसे बायोलॉजिकली नहीं किया जा सकता उसे कर सकते हैं सब डिसोन। कह दिया मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ किसी ग्राउंड में आ जाएं और वहां पर जुम्मन गफ्फार शुद्धिकरण कर दें उसका, जुम्मन गफ्फार इस धरती पर रहने, तो बता देना, मुझे बता देना हेमंत भाई। मोदी या योगी आदित्यनाथ किसी
ग्राउंड में आए और वहां पे जुम्मन और गफ्फार कर दें, आशीष भाई मिटा नमस्कार। देंगे ये आपको सब। आपको सारे दर्शक साथियों को भी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। वो जो घटनाक्रम वहां का है वो भी सोशल मीडिया के जरिए वो सारा एक्सपोज हुआ, जिस तरीके से कि वहां पे बाकायदा हवन करके और करके श्री राम सेना, आप सोचिए जो ये संगठन बना रखे हैं, प्रभु श्री राम तो वो थे जिन्होंने शबरी के हाथ से जूठे बेर खाए थे। ये आज श्री राम के झंडा बरदार हो गए इस तरह के लोग। दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का जो कुछ हुआ वो एक पार्ट है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो जो होना था हल्द्वानी में हो गया। जब लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते और राज्यसभा के सबसे बुजुर्ग सांसद के नाते बहुत ही तमीज और तहजीब से मुद्दा उठाने की कोशिश की खड़गे साहब ने। आपने हाल देखा रूलिंग पार्टी का, चेयर को खड़ा होना पड़ा। क्यों? क्योंकि चेयर को मतलब पता है इस बात का कि इस देश, इसका, इस घटना का, इस खबर का पूरे देश में क्या इलेक्ट्रीफाइंग असर जाएगा। उन जाहिलों को तो नहीं पता जो शोर मचा रहे हैं, जिन्होंने किया उनको नहीं पता। वो तो उनके लिए तो एक ये सामान्य इवेंट है, उनके तो रूटीन का हिस्सा है ना। सरकार अपनी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ होगा नहीं। तमाम अखबारों ने इस पे खबर लिखी, आपने देखा इस पे क्या लिखा है? रो ओवर, विवाद हो गया इसके ऊपर कि उस जगह का शुद्धिकरण किया गया। ये विवाद नहीं है आशीष भाई, ये तो एक दलित के खिलाफ जातिगत भेदभाव का साफ साफ मामला है, ओपन एंड क्लोज। और जिन भी लोगों ने ये काम किया है उन पर जो 88 का SC/ST एक्ट है, उस पर अत्याचार निवारण कानून, उसके तहत सीधा सीधा पर्चा दर्ज होना चाहिए। अनटचेबिलिटी एक्ट भी लागू होता है इसके ऊपर। शुद्धिकरण किया है आपने, और यहां संसद में बोलने भी नहीं दे रहे। क्या गलत करे थे उन्होंने? खड़गे साहब ने कोई गलत शब्द कहा, कोई झूठ बात कही, किसी पे आरोप लगाया, अपनी बात कह रहे थे। इसको नया नॉर्मल बना दिया इन्होंने, और ये विश्वगुरु बनाएंगे। अब आप इसकी गंभीरता को तो देखिए एक बार। और ये उस राज्य में कर रहे हैं जहां अगले साल चुनाव है, और चुनाव की इनकी मूल क्या है? या तो फ्रीबीज दे दो, और नहीं तो जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण कर दो, या सामाजिक आधार पर ध्रुवीकरण कर दो, धर्म के आधार पर कर दो। तो सरेआम मैं केवल एक सवाल आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से सारे दर्शकों से, कि अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का और राज्यसभा विपक्ष के नेता के साथ ये व्यवहार है, तो आम दलित जो उत्तराखंड में रहता होगा उसकी क्या स्थिति होगी? केवल उसकी कल्पना कीजिए। क्या मान लिया इन्होंने? ये जो सोच थी अभी तक तो केवल सुना करते, अब तो सरेआम दिख रही है। और उसके बावजूद भी जो उत्तराखंड बीजेपी का अध्यक्ष है ना, बीजेपी का राज्य प्रवक्ता, कैबिनेट मंत्री खजान दास, उसने पता है क्या लगाया? जब उससे पूछा गया तो मैंने खबर भेजी है, दिखा दीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है ये। खजान दास ने कहा कि जो खड़गे साहब की जो रैली थी उसमें कुछ ऐसे नारे लगे जो सनातन धर्म के विरुद्ध थे। बताइए कौन से नारे लगे, बता दे एक बार। तो फिर शुद्धिकरण कर दोगे तुम? है इस लेवल पे पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? अगर आपने भाजपा का पक्ष सुनाओ कि श्रीराम सेना से हमारा कोई लेना देना नहीं, पल्ला झाड़ने में, जो आपने कहा ना पल्ला झाड़ लेंगे, पल्ला तो इन्होंने बहुत बड़े बड़ों से जान दिया। किसके उपासक है उसका भी, उससे भी झाड़ लिया था। गोडसे नाम का एक प्राणी था ना, उसका भी कह दिया था कि हमारे से कोई लेना देना नहीं। जो बार बार हम चर्चाओं में सवाल पूछते हैं कि RSS अपना मेंबरशिप रजिस्टर, RSS अपना क्या बोलते हैं ये रजिस्ट्रेशन और सारी चीज क्यों नहीं करता? अगर वो आपने कर लिया तो फिर डिनाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, अगर आपने सदस्यता का रजिस्टर रख लिया तो। इसलिए बेस्ट क्या है कि ना रजिस्ट्रेशन कराओ ना कुछ कराओ, चल रहा है राम भरोसे। ये जो चीज हुई है ये अपने आप में बहुत ही जघन्य चीज है, और इससे हर भारतीय का खून खोल उठ जाना चाहिए। आजादी के कितने साल हो गए, उस मानसिकता से ही बाहर नहीं आ रहे हो आप। शुद्धिकरण का मतलब एक दलित अध्यक्ष, वहां पर मैं पूछना चाहता हूं क्या पवित्र हो गया था? मंच हो गया था, वो जमीन हो गई थी, या बीजेपी RSS की वो सोच हो गई थी जो आज भी किसी दलित पर गर्व से खड़ा होकर सम्मान पाते और उसकी सत्ता को चुनौती देते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते। मोदी जी को OBC बताते हैं, पहले OBC प्रधानमंत्री, और कांग्रेस पार्टी का दलित अध्यक्ष इनको बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनको सूट करता है वही सब कुछ है। नारेबाजी और धार्मिक भावनाओं के बहाने भारत की समझदारी का अपमान कर रहे हैं ये लोग। ये जो चीज वहां पे देखी ना आपने, किस तरीके से वहां पे हवन किया गया और सारा किया गया। नारों की निंदा करिए, जो भी नारे किसने लगाए आप भी लगा लो, कोई खास बात नहीं है। लेकिन खड़गे जी को वहां खड़े होने के बाद शुद्धिकरण की रस्म, इसका मायने मतलब क्या है? इसकी जरूरत क्या थी?
हेमंत भाई, मैं इसलिए बीच में कर रहा हूँ, नारों की बात अपने, कोई नारे वोरे नहीं लगे हैं। हाँ। ये खजान दास और इन सब से, ये दो कौड़ी के इनकी बातों पर आप कहाँ इनकी बातों पर भरोसा कर रहे हो कि नारों का आलोचना करो? ये झूठे हैं, इनके डीएनए में झूठ दौड़ता है दिन भर। ये झूठे हैं, इनसे नहीं हमें डर है कि इनका ये मुकदमा और एफआईआर। ये झूठे हैं। दिखा क्लिप जरा, कहाँ है? दिखा क्लिप कहाँ है? कौन सा क्लिप है? ये तो आज तक चिल्लाते हैं सब, जंतर मंतर पर देश विरोधी नारे लगे। कौन से क्लिप में आपने देखा? किसी क्लिप में कि देश विरोधी नारे लग रहे हो? देखा किसी क्लिप में आपने? और नेशनल टेलीविजन पर बैठते हैं, जो कथित नेशनल टेलीविजन है, वहां बैठ के क्या कहते थे? वहां देश विरोधी नारे लगे, वहां राम के खिलाफ नारे लगे, वहां पर दारुल हरम बना देने के नारे लगे। कौन नारे लगाया? एक भी क्लिप कहीं आपने देखा? इनके पास एक ऐसा हथियार है, ये कहीं भी खड़े होकर के चिल्लाने लगते हैं, नारा लगाए, देश के खिलाफ नारा लगाए। देश के खिलाफ नारा कोई नहीं लगा रहा है। देश के खिलाफ जो है वही इस देश में राज कर रहे हैं। देश के खिलाफ जो है वही राज कर रहे हैं। आप बताओ, दलितों पर ये शुद्धिकरण करवा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, हम बहुत दिन से कह रहे हैं इनको राज करने दीजिए। न गले में मटका लटका दलितों के और पीछे झाड़ू बंधा, फिर से तो कह दीजिएगा। बनाता आज तक कोई संघ प्रमुख क्यों नहीं ब्राह्मण बना दिया, दलित बना दिया इन्होंने? क्यों ब्राह्मण ही है? एक रज्जू भैया राजेंद्र सिंह को छोड़ करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर थे, वो बीच में आए थे, सबसे छोटा टर्म संघ प्रमुख का था। क्यों गैर ब्राह्मण नहीं बना आज तक कोई संघ प्रमुख? उत्तराखंड की राजनीति में क्यों कंफर्टेबल है ये करके? क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति आप अगर नजर डालेंगे तो उत्तराखंड जब से बना तब से और आज तक, और उससे पहले से हम लोग उसके पूरे डेमोग्राफी को देख रहे हैं, ब्राह्मण और ठाकुर यही दो वहां की राजनीति में घूमते फिरते रहे। ब्राह्मण और ठाकुर, पूरी राजनीति उत्तराखंड की, पूरी राजनीति ब्राह्मण ठाकुर सेंट्रिक है। दलितों का प्रभाव यहां से आप शुरू कर लो, जहां उत्तर प्रदेश से आप बढ़ते हो और रुड़की के पास से जब शुरू होता है उत्तराखंड, वहां से लेकर के और हरिद्वार तक, मैं बता दे रहा हूं यहीं से ये क्यों इतना इनके पास इतना दुस्साहस हो रहा है। वहां से लेकर हरिद्वार तक, और इधर आपका रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, मतलब जो प्लेन है, कुल दलित वहीं पर इफेक्टिव है, जो चुनावी नतीजों में असर डालता है। बाकी जो पहाड़ है, पहाड़ की सियासत ब्राह्मण और ठाकुर में है, वहां आपस में ही ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर रहता है। इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें मतलब नहीं है। इन्हें जब ये सब करेंगे तो हो सकता है वहां पर ब्राह्मण ठाकुरों का स्वाभिमान जगे। कौन सा नारा लगा? जब नारा दिखा दो। और नारा लगा तो भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहता हूं नारा नहीं लगा, कोई नारा नहीं लगा है। नारा लगा होता ना तो अब तक ये सब नारा लेकर के घूम रहे होते, ये देखिए नारा लगा है खड़गे के सामने देश विरोधी। आप इनके दिमाग में जाइए, इनके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है इस समाज को लेकर के। जिस दिन इस देश में मुस्लिम विरोध अप्रासंगिक हो गया, जिस दिन, वो दिन नोट कर लीजिएगा ऐसे, जिस दिन मुस्लिम विरोध अप्रासंगिक हो गया, उसी दिन से दलितों के लिए इस समाज में चौराहे पे खड़ा होना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि अगला टारगेट वो हो जाएंगे। यहां पर तो टारगेट है ना, एक टारगेट जैसे ही हो गया खत्म, दूसरा टारगेट आ जाएगा। क्योंकि भीतर तो वो मनुवाद भरा हुआ है। कहते हैं मनुवाद, कहते हैं मनु कौन पढ़ा है? जो आते हैं कहते हैं कौन पढ़ा है, लगता है इसे कि वही मनु के यहाँ बैठे थे, प्राइमरी में नर्सरी में एडमिशन लिए थे, मनु उन्हीं का मास्टर था, ऐसा बताते हैं सब है? एक दिन हमने किया था, सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में बड़ा मनु पर ज्ञान दिया था, तो हमने सदन के बाहर पूरा ज्ञान उनका रिवर्स करके लौटा दिया था, और पूरी कुंडली खोली थी उस दिन। उस पर चले जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, पूरा खोल के रख दिया था। और मनु को बचाने के चक्कर में पता है किसका रेफरेंस दिया था उसने बाबर के और जहांगीर के आत्मकथाओं का हवाला दिया था। बताओ, मनु को बचाने के लिए मुगलों के पीछे छिपना पड़ता है इन्हें। ये अगर मैं कह रहा हूं, जो कहते ना हम सनातनी है, उन्हें सोचना चाहिए। और यही सबसे बड़ा सनातन पर खतरा है, अवसरवादिता, कि आपको जब अपना हित बचाना होगा, इसीलिए मुगल भी इसीलिए आए थे, अपना हित बचाने के लिए उनको बुला लिए, अपना हित बचाने के लिए उनको बुला लिए।
कभी अपने हितों से मतलब स्वार्थ से उठे नहीं। कहते हो स्वार्थ, सनातन को स्वार्थ से आप लोगों ने मार दिया, खत्म कर दिया। और आज कहते हो बेमतलब झंडा ले घूम रहे हो सनातन का। बुरा लगे भाई साहब, एक जीवन है, सच बोलने के लिए है। प्रियंका गांधी को सुनाओ, प्रियंका गांधी को सुनाओ। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? लोगों पर होनी चाहिए मैम, इस तरीके के लोगों मैम पर सेशन जिस तरह से वॉश आउट हुआ मैम पूरा, इस पर क्या कहेंगी मैम? मैम गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट? बहुत सही, हमने कहा था, पता नहीं कैसे मैच कर गया। हाँ, यहाँ पे ये सब मामला ऐसे नहीं खत्म करना चाहिए। कांग्रेस को वाकई, जिस कांग्रेस ने 1885 में बनी, अंग्रेजों से लड़ी, भगाई और सत्ता संभाली देश में, उस कांग्रेस को राजनीति अब नए सिरे से सीखने की जरूरत है। ये मुद्दे को, और खुले कहते हैं हम, इस मुद्दे को गांव गांव में लेके जाना चाहिए। नहीं ले जाना चाहिए हेमंत भाई, आप बताओ क्यों नहीं? हम तो डंके चोट पे कहते हैं राजनीति क्यों नहीं करेगा? आपने बिल्कुल सही कहा। और आपने जो ये डायग्नोज किया है ना, ये परफेक्शन है कि जिस दिन अल्पसंख्यकों वाला खाता बंद हो जाएगा, और जो कि लगभग जेनजी कर देगी जिस दिशा में वो चल पड़े, जो उनके अंदर एकता दिखी आंदोलन के दौरान, और उसमें कोई धर्म का तो था ही नहीं। तो जिस दिन वो इनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो अगला प्रोजेक्ट में सबसे कमजोर कौन आएगा? दलित। तो दलित को टारगेट पे ले लो आप। ये जो जातिगत, ये जो शुद्धिकरण है, ये बेसिकली जातिवादी नफरत का जानबूझकर किया गया घिनौना प्रदर्शन है, और ये सोची समझी चाल है जो पूरे तरीके से गलत है। और बीजेपी का अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो उसने इस कायरतापूर्ण तरीके को बाकायदा अपना लिया है। और वो तरीका क्या है? वो एसओपी है कि उसके समर्थक जहर फैलाते हैं, प्रवक्ता बहाना बढ़ाते हैं, और प्रधानमंत्री चुप्पी साध जाते हैं। प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर छिप जाते हैं। नरेंद्र मोदी कैमरे के सामने जब भी आएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों पर माला चढ़ाएंगे, जबकि उनके आसपास का जो वैचारिक तंत्र है वो उसी छुआछूत को दोहराता है जिसके खिलाफ बाबा साहब ने जीवन भर लड़ाई लड़ी। तो ये पाखंड नहीं तो और क्या है, जिसको आप हिपोक्रेसी कहते हैं। इस गंदगी का कोई तो अंत होगा, कहीं तो कोई अंत होगा। तो क्या इसी केस को जो हल्द्वानी के अंदर हुआ है, क्या इसी को एक मॉडल टेस्ट केस के रूप में जिन्होंने किया, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके और 1 महीने में सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है कि पूरे देश में एक इलेक्ट्रीफाइंग मैसेज है? क्या कोई करेगा ऐसा? जब सरकार का मंत्री ही डिफेंस पे आ गया तो उसकी सजा कौन करेगा? क्या मुकदमा दर्ज कराओगे आप? तो ये पूरे की पूरी एक सोची समझी साजिश है। जैसा आपने कहा कि चुनाव के लिए ये कढ़ाई चढ़ा दी गई है अभी से, जो अगले साल विधानसभा का चुनाव है ना। पिछली बार आपको याद नहीं विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? बीजेपी जीत गई थी, बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार हार गया था, और मोदी जी की फिर कृपा हुई, उस हारे हुए कोई मुख्यमंत्री बनाया, जीतों में से उनको कोई नहीं मिला। तो ये क्या है इसका पैरामीटर? इसका पैरामीटर यही चीजें बताती है कि शासन के नाम पर आप कितना गंद मचवा सकते हो, इश्यूज से कैसे आंखें फेर सकते हो। और मैं तो बाकी तो आशीष भाई छोड़िए, आपने वो दिखाया, पता नहीं दिखाया, जो हवन का जिस तरीके इन्होंने किया, लेकिन जो संसद के अंदर जो ये देखा मैंने, राज्यसभा के अंदर, ये तो वास्तव में भयंकर है भाई, भयंकर, बहुत भयावह था, बहुत भयावह। चेयर को समझ में आ गया, चेयर उसकी गंभीरता को समझ रही थी कि ये नरक कर दिया है इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद उन भाई साहबों को कोई समझ में नहीं आया, वो उतना ही शोर मचाते रहे। आमतौर पे परंपरा क्या है कि अगर चेयर खड़ा हो जाए, चेयरमैन खड़ा हो जाए, स्पीकर खड़ा हो जाए, तो सारा शोर शराबा बंद हो जाता है, तुरंत बैठ जाते हैं। उसके बावजूद भी हंगामा होता रहा, स्नब करके रुकवाना पड़ा। आपने चेयर को पिछले 12 साल में सत्ता पक्ष को स्नब करते हुए नहीं देखा होगा। तो आज चेयर को ये समझ में आ रहा था कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। खड़गे साहब ने तो बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं दलित तोड़ने का कभी रोना नहीं रोता कहीं बैठ करके, कभी नहीं, बहुत बड़ी बात कही। यहाँ तो बड़े बड़े ऐसे तोपची हैं जिनको संसद में रोते हुए देखा था हमने, सोमनाथ चटर्जी के सामने। हाँ, मतलब आजकल वो तोपची हैं, बोफर चलाते हैं वो मुंह से, भूल गए हो गया आप। लेकिन खड़गे साहब ने कितनी गजब की बात कही कि मैंने कभी अपने दलित होने का रोना नहीं रोया, लड़ता हूं, अपने दम पर लड़ता हूं। यहां तो वो है ना, गरीब माँ का बेटा, इस बात से सारी 12 साल राजनीति कर ली।
प्रधानमंत्री के तौर, और कुछ है ही नहीं, मेरी माँ को गाली दे दी। ये भी तो किसी के बच्चे हैं। खड़गे साहब तो नॉन अरे वायलेंस उनकी गरीबी का नहीं पता, लेकिन खड़गे की गरीबी का सबको पता है, प्रत्यक्ष इतिहास है। हाँ, उनकी गरीबी का नहीं पता है। मैं केवल आपको एक बात कह रहा हूं कि कितना ही जल बहा दें ये शुद्धिकरण के नाम पर, कितनी ही आग जला दें उस पर, अपने सारे मंत्र भी पढ़ ले, लेकिन जो इनकी विचारधारा की नफरत है, क्या उसको पवित्र कर सकता है कोई? जो तुम्हारी विचारधारा में जहर है, चाहे वो सांप्रदायिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे जातिगत हो, ये क्या चीज है? कोई भी रस्म इन लोगों की नैतिक सड़न को साफ नहीं कर सकती। और आज भी दूसरे किसान की, जो आज भी किसी दूसरे इंसान को, इंसान से इंसान को, उसकी मौजूदगी को पवित्र मान सकते हैं आप कल्पना तो कीजिए कि कितने प्रदूषित लोग हैं। लेवल देखिए एक बार, कि दूसरा इंसान पवित्र हो सकता है, उसके आने से कोई जगह पवित्र हो सकती है। केवल सोचिए इस बात को। ये खड़गे का अपमान नहीं है, ये हर दलित पर हमला है, हर दलित पर हमला है इस देश के। और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि क्या बिना शर्त वो इस जातिवादी गिरोही हरकत की निंदा करते हैं या नहीं करते, या उसका समर्थन करते हैं, तो ये भी बता दो। दो ही सवाल। नहीं, हेमंत भाई, कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, कान पकड़ के। हमें भी थोड़ा सा अपने शब्दों के साथ कठोर अब होना पड़ेगा। कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। और जिनके मन में मल है वो गंगा जल उठा लें या कोनो जल उठा लें। ये खुद ही प्रदूषण, इस देश में प्रदूषण सबसे बड़ा वजह है, ये मानसिक रूप से प्रदूषित है। इनके मन में मल है भाई, ये क्या जल उठा रहे हैं सब? गंध है इनके मन में। दिखाइए जरा वो विजुअल, दिखाइए हल्द्वानी वाला विजुअल दिखाओ, हल्द्वानी वाला जो थोड़ा पीछे से भैया। तुम्ही जैसे पापियों को, जैसे सीता मातन धरती फटी थी और समा गई थी। और अगर राम वाकई, राम की आत्मा जागृत हुई होगी तो यहीं पे धरती फटने के लिए राम भी कह देंगे। सीता माता अपने मुंह से सब बोल रहे हैं, बताओ। ये जहर, कितना जहर भरा हुआ है, कितना जहर इन सब में भरा है भाई। और कहेंगे क्या? अब चुनाव जब आता है तो कहते हैं सब कि हिंदू बन गए। अब सब लोग चुनाव, पता है इनका फॉर्मूला, चुनाव में हिंदू बन जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है तो शुद्ध करने लगते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में तो स्पेशली इस वजह है, इससे ब्राह्मण क्षत्रिय को ये कंसोलिडेट कर रहे होंगे। मैं पूरे दावे से कहता हूँ, क्योंकि वहां की राजनीति में दलित वगैरह अप्रासंगिक रहे हैं, ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति है। यूपी वगैरह में जो है, अब जब चुनाव आएगा, चुनाव प्रचार में, पंजाब में आपने देखा होगा, हरियाणा में भी होता है। हम हिंदू हैं, हिंदुओं को बंटना नहीं है। हिंदू बटेगा तो कटेगा, सुना था आपने नारा ना, बटेगा कटेगा। एक है तो सेफ है, सुना था ना, सेफ है ये। खड़गे साहब जब सेफ नहीं है तो कौन सेफ है? जब मल्लिकार्जुन खड़गे सेफ नहीं इस देश में, सिर्फ इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि वो दलित है, सिर्फ इसलिए सेफ नहीं है, तो कौन सेफ है? खड़गे साहब को सुनाओ एक और बाइट, उनकी व्यथा सदन के बाहर की सुनिए। नरेंद्र मोदी, देखो, हवन करे, हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं, और वहां पर हवन करने की क्या जरूरत थी? रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहां करते हैं। लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया, एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है, उसको मैं कंडम करता हूँ। अरे एक एक बोलो भाई। अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो चर्चा को तैयार हैं, आज 3 बजे तक सत्र हटा दीजिए, हटा दीजिए,
सत्र हटा दीजिए, सत्र तो खत्म हो गया। राजीव शुक्ला को भी सुना दीजिए। सवाल हिंदूवादी कार्यकर्ता उसकी शुद्धिकरण कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। राजनीति में इस स्तर पे उतरना बहुत खराब चीज है कि अगर खरगे जी मान लो दलित है और उन्होंने किसी सभा को संबोधित किया तो शुद्धिकरण की जो उत्तराखंड में है, ये कौन सी बात है? इससे ज्यादा कोई जो है गिरी हुई बात हो नहीं सकती। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और मुख्यमंत्री अभी तक चुप बैठे हैं, धामी जी, उनको बोलना चाहिए। धामी जी ठाकुर हैं, पुष्कर सिंह धामी ठाकुर हैं, संघ प्रमुख ब्राह्मण हैं और बाकी सब ढकोसलेबाज हैं। यही हकीकत है। फाइनल कमेंट, मोदी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, और मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, और मांगनी चाहिए तो कैसे मांगनी चाहिए। यहाँ माफी की भी क्राइटेरिया कई होती है, कैसे मांगनी चाहिए। नहीं आशीष भाई, देखिए अब तो वो समय आ गया है कि इस सारी चीजों में से देश के लोगों को चुनना होगा कि उनको संविधान चुनना है या आरएसएस की जाति व्यवस्था चुनना है, समानता चुननी है या छुआछूत चुनना है, इंसानियत चुननी है या घिनौनी नफरत चुननी है। मंच को शुद्धिकरण की जरूरत नहीं थी, जैसा मैंने आपको पहले कहा। जरूरत है बीजेपी और आरएसएस की जातिवादी राजनीति सोच को शुद्ध करने की। आपने कहा प्रधानमंत्री कैसे माफी मांगे। प्रधानमंत्री को बाकायदा स्पेशली सामने वीडियो पर कहा कि हाथ जोड़ करके सारे देशों के लोगों से, दलितों से माफी मांगनी चाहिए। नंबर एक, बिल्कुल हर तरीके के सौहार्द का आग्रह करना चाहिए और विश्वास दिलाना चाहिए कि जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके छुआछूत का, एट्रोसिटीज एक्ट का, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको 2 महीने के अंदर उस केस का निपटारा किया जाएगा। अगर वो ये नहीं करते हैं तो ये मान करके चलिएगा कि ये जो विचारधारा है इसमें ऊपर से नीचे तक कहीं कोई भेद नहीं है, केवल पोजीशन का फर्क है, पोस्ट का फर्क है। अगर आप इस चीज का भी विरोध नहीं कर सकते तो फिर माफ कीजिएगा, फिर आप हिंदुस्तान में राजनीति के लायक भी नहीं है, जो समावेशी राजनीति जिसको आप कहते हैं। चलिए, हमको इजाजत दीजिए, लेकिन इस खबर पे हम बने रहेंगे। हम खबर पहले से बताते हैं, इस खबर बने रहेंगे और कार्यक्रम हम करेंगे और कार्यक्रम करेंगे जब तक इस देश का ये पॉलिटिकल सिस्टम भले बताओ, जब तक देश का एक दलित इस पे न सोचेगा। जो भाजपा दलित हैं उनकी भी बारी आएगी, उनकी भी बारी आएगी, ये नोट कर लीजिएगा। बस जब तक इस्तेमाल आपका है तब तक आप कोविंद हो सकते हो, बाकी खड़गे बन जाओगे। अब कोविंद और खड़गे का फर्क समझ लीजिएगा। बस इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।